नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तराखंड एलटी ग्रेड की वैकेंसी ओपन हो चुकी है। जो लोग अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी लोग एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो उत्तराखंड एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान एसएसटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स शुरू है और पूरा उत्तराखंड एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है एसएसटी का, सोशल साइंस का, उसमें जो हिस्ट्री का पोर्शन है सिलेबस वाइज सारा का सारा मटेरियल आप लोग को दिया जाएगा। एलटी ग्रेड उत्तराखंड की पूरी तैयारी कराई जाएगी ओनली हिस्ट्री का। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है। एक बात मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहूंगा, आगामी विगत जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं बिहार राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो परीक्षा हुई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, टीजीटी और पीजीटी परीक्षाएं हुई है, उसमें हमारे मटेरियल से ज्यादा प्रश्न आए हुए हैं। एसएसबी, केबीएस, एमबीएस में जो भी हिस्ट्री का मटेरियल हमारे द्वारा दिया गया उसमें बहुतायत मात्रा में प्रश्न आए और लोगों ने सटीक उत्तर किए। ठीक है, तो हमारे द्वारा बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मटेरियल तैयार किया जाता है। तो जो भी लोग एलटी ग्रेड उत्तराखंड एलटी ग्रेड हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, लेकिन 50% डिस्काउंट के साथ उत्तराखंड एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री का 50% डिस्काउंट के साथ आप लोग को कोर्स दिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रागैतिहासिक काल की टेस्ट सीरीज है, पूरा का पूरा सिलेबस वाइज सारा का सारा मटेरियल दिया जा रहा है। हम प्रागैतिहासिक काल की टेस्ट सीरीज आज से ओपन करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 1 है ये। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, यहां आप लोग को बताना है रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, यहाँ पर दोनों ऑप्शन आप लोग के सही हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, व्याख्या देख लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन महोदय ने किया था। विकल्प ए जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए मित्रों, आप लोग को बता दूं, एलटी ग्रेड एसएसटी सोशल साइंस में हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न आएंगे हमारे सीरीज से आएंगे। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को आप लोग नजरअंदाज बिल्कुल मत करें। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय से 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया। तो कोपेनहेगन संग्रहालय जो डेनमार्क में स्थित है, वहां से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया थॉमसन महोदय के द्वारा। थॉमसन महोदय ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का वर्गीकरण प्रकाशित किया था। यह प्रकाशन कब हुआ था? त्रियुगीन, यह 1836 में हुआ था। थोड़ा डार्क ले लेते हैं, ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 3, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। मैं आप लोग को बता दूं कि पशुपालन का जो शुरुआत हुई थी पूरा पाषाण काल में, तो मनुष्य पशुओं को मारकर खा जाता था, वह पशुपालन क्या करेगा? ठीक है, लेकिन मध्य पाषाण काल में मनुष्य थोड़ा सामाजिक हो गया और वह पशुओं को पालने लगा। सबसे पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता मनुष्य के द्वारा, मानव जाति के द्वारा पहला पालतू बनाया गया पशु था कुत्ता। और पशुपालन की जो शुरुआत हुई थी मध्य पाषाण काल से हुई थी। विकल्प डी जो है आपका सही है। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि आप लोग हल्के में बिल्कुल मत लें। जो लोग उत्तराखंड एलटी ग्रेड को पहले ही चांस में निकालना चाहते हैं और हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। पूरा का पूरा नोट्स दिया जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स भी दिया जाएगा, कंप्यूटराइज्ड नोट्स भी दिया जाएगा, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स दिए जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी आप लोग को दिया जाएगा।
ठीक है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? देखिए, दो जगह से मध्य पाषाण कालीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। एक राजस्थान में, राजस्थान के बागोर में, बागोर जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जनपद में है। एक मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ में। ये दो जगह आपका पशुपालन का साक्ष्य मिला है। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान लखनाज नहीं है, वह स्थान बीरभानपुर भी नहीं है, वह स्थान है आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। एक मध्य प्रदेश का आदमगढ़ था, एक राजस्थान का बागोर था। तो उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या मैं पहले ही करा चुका हूं। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? हड्डी के उपकरण, हड्डियों के औजार, हथियार, उपकरण कहां से मिले हैं? मैं आप लोग को बता दूं, इन चारों स्थलों में से सराय नाहर राय से हड्डियों के उपकरण मिले हैं और महदहा से भी हड्डियों के उपकरण मिले हैं। यह सराय नाहर राय और महदहा, ये जो दोनों स्थल हैं, यह मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं ये। और ये स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं? ये स्थल जो है प्रतापगढ़ है, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ है। ठीक है, वहां से मध्य पाषाणकालीन स्थल है सराय नाहर राय और महदहा। यहाँ से हड्डियों के उपकरण मिले हैं, अस्थियों के उपकरण मिले हैं। तो हड्डियों के उपकरण कहाँ से मिले हैं? महदहा से भी और सराय नाहर राय से भी, दोनों जगहों से हड्डियों के उपकरण मिले हैं। यहाँ पर देखिएगा, मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित, मतलब जो मृग होते हैं, मृग श्रृंग, मृग के सिंग मतलब हिरण के सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। देखिए, महदहा से बहुत ज्यादा उपकरण मिला है, लेकिन सराय नाहर राय से भी थोड़ा बहुत मात्रा में मिला है, इसलिए सी और डी दोनों है। देखिए, जी.आर. शर्मा ने महदहा का उत्खनन किया था। तो जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। पहला क्षेत्र जो है झील क्षेत्र है, दूसरा भूषणखाना संकुल क्षेत्र है और तीसरा जो क्षेत्र है वह कब्रिस्तान है। मैं आपको बता दूं, सराय नाहर राय जो है वह प्रतापगढ़ में स्थित है और यह मध्य पाषाणकालीन स्थल है जिसका उत्खनन जी.आर. शर्मा महोदय ने किया है। तो महदहा से इन्होंने 3 क्षेत्रों का पता लगाया, पहला झील क्षेत्र, दूसरा भूषणखाना क्षेत्र और तीसरा कब्रिस्तान क्षेत्र। ठीक है, और भूषण खाने वाले क्षेत्र से ही हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण मिले हैं। भूषण खाने वाले क्षेत्र से ही हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण मिले हैं। ठीक है, और आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह जो आभूषण है वह किसके हैं? हड्डी के ही आभूषण है। ये आभूषण जो भी हैं ये हड्डी के ही आभूषण है, मतलब अस्थि निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। और सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन आपका सही है, लेकिन ज्यादा मात्रा में महदहा से भी मिला है। ठीक है, प्रश्न 6, और महदहा का उत्खनन किसने कराया था? जी.आर. शर्मा महोदय ने कराया था। प्रश्न 6 देखिएगा, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुआ है? मैंने अभी आपको बताया है, हड्डी से निर्मित आभूषण जो प्राप्त हुए हैं महदहा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नहीं, ये क्या कह रहा है? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो भाई, हड्डी से निर्मित आभूषण तो महदहा से ही प्राप्त हुए हैं ना, विकल्प सी। ये थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा सा गलत हो गया है, इसे आप छोड़िए, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न 7 देखिएगा, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? 3 मानव कंकाल। देखिए, आपको अब से मैं फिर से बता दे रहा हूं, सराय नाहर राय, यह भी मध्य पाषाणकालीन स्थल है जो आपका कहां है? प्रतापगढ़ में है। और महदहा भी प्रतापगढ़ में है। और एक तीसरा मध्य पाषाणकालीन स्थल है दमदमा। ये तीनों स्थल जो हैं यह उत्तर प्रदेश के कौन से सिटी में है? प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में है ये तीनों स्थल। ठीक है, राजा भैया वाला प्रतापगढ़। ठीक है, तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? तो दमदमा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, यहाँ एक ही कब्र से 3 नर कंकाल मिले हैं। 3 नर कंकाल मिले हैं एक ही कब्र से। ठीक है, और 5 युगल सावधान मिले हैं। 5 युगल सावधान मतलब जोड़े में सावधान किया गया है। 5 युगल सावधान मिले हैं और 3 नर कंकाल मिले हैं। कहां से? दमदमा से। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय
महादहा और दमदमा का उत्खनन हुआ। ये तीनों स्थल जो हैं मध्य पाषाणकालीन स्थल है, प्रतापगढ़ में है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव सावधान प्राप्त हुआ है। 41 मानव सावधान प्राप्त हुआ है। इन सावधानों में से 5 सावधान जो है, देखिए सावधान कितने प्राप्त हुए हैं, कुल मिलाकर 41 मानव सावधान प्राप्त हुआ है। लेकिन 5 जो सावधान है वह युगल सावधान है, मतलब स्त्री पुरुषों को साथ में दफनाया गया है, ठीक है। और 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं दमदमा में, 3 नर कंकाल हैं और 5 युगल सावधान है, ये दमदमा में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और शेष जो है मतलब 5 युगल सावधान है और शेष जो है एक कंकाल प्राप्त हुआ है। इस तरह 41 मानव सावधान आपका दमदमा में मिला हुआ है। प्रश्न 8 देखिएगा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। मैंने आपको बताया है कि मध्य पाषाण काल मानव इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जब मनुष्यों ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। मध्य पाषाण काल मानव इतिहास का एक ऐसा कालखंड भी है जब मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी, ठीक है। तो यह मध्य पाषाण काल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। लेकिन खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, वह प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। तो क्या उसके पहले खाद्यान्न नहीं थे? अरे भैया बिल्कुल, पूरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में भी खाद्यान्न थे, मनुष्य खाता था लेकिन उसकी खेती नहीं करता था। लेकिन नवपाषाण काल में खेती की परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब? नवपाषाण काल में। विकल्प ए, मतलब मनुष्य अस्थायी रूप से रहने लगा और खेती करने लगा। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ और अस्थायी रूप से निवास करने लगा। अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि मनुष्य अस्थायी रूप से कब रहने लगा, तो नवपाषाण काल में, मतलब एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगा और खेती भी करने लगा। क्योंकि खेती करने के लिए ना अस्थायी रूप से रहना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि आप बुआई कर दीजिए उसके बाद चले जाइए कहीं और, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। बुआई करने से कटाई करने तक का बहुत बड़ी बड़ी प्रक्रिया होती है, लगभग 5-6 महीने का समय लगता है। गेहूं में, गन्ना में या धान बोने में आप जानते हैं कि लगभग 5-6 महीने का समय लगता है। तो उस समय अवधि तक एक जगह अस्थायी रूप से रहना पड़ेगा ना। तो इसी तरह से जब कृषि की शुरुआत हो गई तो मनुष्य भी अस्थायी रूप से रहने लगा। कुंभकारी भी, देखिए बर्तन निर्माण कला जो कुंभकारी है, कुंभकारी की शुरुआत भी कब हुई थी? नवपाषाण काल से हुई थी, नवपाषाण काल से हुई थी, ठीक है। प्रश्न 9 देखिएगा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? यह प्रश्न में थोड़ा सा मानव के अस्थायी जीवन का यह होना चाहिए। मानव के अस्थायी जीवन का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? अस्थायी जीवन का मतलब कब, कहां पर यह साक्ष्य मिला है? मनुष्य अस्थायी रूप से रह रहा है, अस्थायी जीवन का साक्ष्य कहां से मिला है? तो नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश की जो नर्मदा घाटी है, वहां पर मानव के अस्थायी जीवन का साक्ष्य मिला है, मतलब मनुष्य के आश्रय स्थल मिले हैं मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, मानव की अस्थायी जीवन का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनोरा। हथनोरा कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जनपद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में हथनोरा है, ठीक है। और यहाँ से मनुष्य के अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सुनकिया ने किया था। अरुण सुनकिया ने इसकी खोज किया था, इस स्थल की खोज किया था कब? 5 दिसंबर 1982 में। तो आप लोग देख सकते हैं कि गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया जा रहा है हमारे द्वारा। यहाँ से ये देखिए इंपॉर्टेंट मैं दे रहा हूँ, ये जितना भी नोट्स, जितना भी सीरीज में आप लोगों को करा रहा हूँ, अगर आप लोग इसे अच्छे से देख जाएंगे तो LT ग्रेड में आप लोग अपना झंडा फहरा ही देंगे, फहरा ही देंगे। ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और हमारे कोर्स को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स की फीस बहुत कम रखी गई है और यह भी आपको बता दूं, हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। बीपीएससी के लिए और झारखंड पीजीटी के लिए, बीपीएससी पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के मटेरियल से लाभ उठाए हैं और अपना सिलेक्शन पाए हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो पहला मानव जीवाश्म कहां से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से मिला है। वही मैं अभी आप लोगों को बताया था, पहला मानव जीवाश्म कहां से मिला है? तो नर्मदा घाटी से मिला है। प्रश्न 11 देखिएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला अनाज कौन था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज आपका गेहूं है और जौ भी है। लेकिन सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा होगा भैया? गेहूं और जौ तो दोनों है, ठीक है, लेकिन जौ सबसे पहले जौ का प्रयोग किया गया था।
ठीक है, तो विकल्प सी होगा। गेहूं और जौ दोनों है, लेकिन जौ का प्रयोग गेहूं से भी पहले किया गया था। ठीक है, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया जाता था। गेहूं, जौ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। ठीक है, अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। मतलब पहले खेती तो होती नहीं थी। पाषाण काल में, नव पाषाण काल में जाते जाते मनुष्य थोड़ा सा बहुत ज्यादा अस्थायी रूप से रहने लगा, तो खेती करने लगा, कृषि कार्य करने लगा। ठीक है, लेकिन कृषि कार्य पहले होता नहीं था, तो जो भी अनाज होते थे वह जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 800 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इसी क्षेत्र में 8000 बीसी के आसपास से गेहूं भी उगाया गया था। मतलब सबसे पुराना अनाज जो है वह गेहूं और जौ ही है, और गेहूं और जौ में भी सबसे पुराना कौन सा है? तो जौ है। प्रश्न 12 देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? यह इसका मैं सूत्र आप लोग को दे रहा हूं। मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न बार बार आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये कोल्ढेवा से लोहरादेव, मेहरगढ़, टोकबा, ये सभी भारतीय कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल हैं। लेकिन इसमें भी आप लोग को क्रम ध्यान रखना होगा कि सबसे पुराना प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है। तो सबसे पुराना स्थल है आपका लोहरादेव, एल। उसके बाद आपका मेहरगढ़ है, एम। उसके बाद कौन है? कोल्डिहवा है, के। एल एम के, यह सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना स्थल है लोहरादेव, जो 8000 बीसी साक्ष्य मिला है। 8000 बीसी पुराना साक्ष्य मिला है भारतीय कृषि का। और मेहरगढ़ युग का जो साक्ष्य है वो 7000 बीसी का है, 7000 बीसी का है। जो कोल्डिहवा का साक्ष्य है वो 6500 बीसी का है। तो एल एम के, यह सूत्र आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो यह कह रहा है भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लोहरादेव से मिले हैं। विकल्प बी जो होगा आपका लोहरादेव होगा, बी। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में लोहरादेव है। और ये कितना पुराना साक्ष्य है? 9000 बीसी से 7000 बीसी। यहाँ पर कौन सा साक्ष्य मिला है? यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले भैया, यहाँ पर धान की खेती का साक्ष्य मिला है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय महाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पर कौन जो साक्ष्य मिला है? 7000 बीसी का साक्ष्य मिला है। और यहाँ पर गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल जो है कोल्डिहवा भी है, जो बेलन नदी के तट पर स्थित है। यह जो है 6500 बीसी पूर्व चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो कहाँ धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं और कहाँ गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं, यह भी देखना होगा आपको। ठीक है, लोहरादेव से कौन सा साक्ष्य मिला है? धान की खेती का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से कौन सी खेती का साक्ष्य मिला है? गेहूं की खेती का साक्ष्य मिला है। कोल्डिहवा से, देखिए कोल्डिहवा से भी आपकी धान की खेती का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर पढ़ाऊंगा नहीं आप लोगों को, बोल कर पिला दूंगा, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट जाना माना चैनल है, जो आपको बेहतरीन मटेरियल देगा। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल प्राप्त हुआ है। तो कृषि का जो सबसे प्राचीनतम स्थल है, अब इन सभी में बताना है आप लोग को। तो लोहरादेव तो है, लेकिन लोहरादेव ऑप्शन में है नहीं, तो एल एम के, यह सूत्र आप ध्यान रखिएगा। तो मेहरगढ़, विकल्प डी। ठीक है, मेहरगढ़ है आपका। प्रश्न 14 देखिएगा, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल कहां से प्राप्त हुआ है? तो प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल इन चारों में कौन सा है? तो वह मेहरगढ़ है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। कितना वर्ष पुराना है? लगभग 7000 बीसी पुराना है। यहाँ पर गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिला है। कहां से मिला है? यहाँ से सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के निकट, आपका बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के निकट गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सारा का सारा कुछ फैक्ट मैंने एनसीईआरटी से भी लिए हैं। ठीक है, प्रश्न 15 देखिएगा, नवपाषाण युग में भारतीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? मतलब कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिले हैं? कुल मिलाकर ये बोल रहा है भैया। तो एल एम के, यह सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन चारों में कौन सा है? तो एल तो है नहीं, लोहरादेव है नहीं, मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ मान लिया जाएगा। तो विकल्प बी, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। प्रश्न 16 देखिएगा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल है। तो इन चारों में कौन सा है? तो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ लगातार सही हो रहा है,
विकल्प डी आपका सही है। ठीक है, प्रश्न 17, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। LMK मतलब मेहरगढ़। अगर लोहरादे ऑप्शन में रहता तो लोहरादे ही होता। यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जिसकी प्रारंभिक तिथि 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व 7000 BC में। ठीक है, जबकि किली गुल मोहम्मद और कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि जो है 4000 BC से 3500 BC। मतलब कालीबंगा में जो खेती हुई थी बहुत बाद में हुई ना। ठीक है, 3500 BC में कालीबंगा में कौन सी खेती होती थी? सरसों की खेती होती थी। ठीक है, प्रश्न 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है। एक स्थान आपका आदमगढ़ था जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में था, और एक स्थान आपका बागोर था जो राजस्थान के भीलवाड़ा जनपद में बागोर था। और इन्हीं दोनों जगहों से मध्य पाषाण काल में क्या मिला है? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। तो ये चीजें तो ध्यान रख ही सकते हैं आप लोग। बागोर है ऑप्शन में, विकल्प सी। व्याख्या देख लीजिएगा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागोर से मिलते हैं। ये दो जिलों के नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको चाल कोलोथिक युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल को चाल कोलोथिक युग कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को। ठीक है, विकल्प सी। ताम्र पाषाण युग को चाल कोलोथिक युग या कैलकोलोथिक युग भी कहते हैं। प्रश्न 20 देखिएगा, इसे आप आराम से देखें। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आहड़ सभ्यता जो थी वह राजस्थान में थी और यह ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता थी। ठीक है, आहड़ सभ्यता, आहड़वासी क्या करते थे? तांबा गलाना जानते थे। बिल्कुल, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता थी। यह लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये बात है बिल्कुल गलत है भैया, चावल से बिल्कुल परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। तो बिल्कुल तांबे का प्रयोग अच्छा यह करते थे और तांबे से औजार बनाते थे, बर्तन बनाते थे, आभूषण आदि बनाते थे। प्रश्न ए भी सही है। देखिए A1 भी सही है और 3 भी सही है। 4 देखिएगा, यहाँ से काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर देखिए जो मृदभांड है, मृदभांड मतलब क्या? मिट्टी के बर्तन। मृदभांड, भांड मतलब बर्तन और मृद मतलब मिट्टी। ठीक है, यहाँ से काले और लाल मृदभांड मिले हैं जिन पर सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। मतलब जो चित्रकारी की गई है काले और लाल मृदभांड पर वह सफेद रंग से की गई है। तो 1 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। 1, 3, 4 मतलब विकल्प ए जो है आपका वह आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, आहड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक और पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम था तांबोती। तांबोती भी कहा जाता था आहड़ स्थल को, क्योंकि यहाँ तांबे वाला स्थान था। यहाँ तांबा उद्योग था, तांबा प्रचुर मात्रा में मिलता था और आज भी राजस्थान में तांबा का उत्खनन ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबा को गलाकर मनचाही वस्तु तैयार करते थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का क्या था? प्रमुख साधन था। यहाँ से काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं और मृदभांडों पर सफेद रंग से ज्यामितीय चित्रकारी की गई है, यह भी ध्यान रखिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है। मैसेज जरूर बिल्कुल करिएगा। अगर उत्तराखंड LT ग्रेड SST हिस्ट्री के लगे हैं, केवल 50% डिस्काउंट पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। मतलब 1499 रुपया फीस है, 1499 रुपया फीस है और आपको 799 रुपया में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। जो भी लोग लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।